ओके, गुड इवनिंग। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, जो टेक्निकल डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है क्लास स्टार्ट। ठीक। अब उससे पहले आप सभी को टाइम टेबल मिल चुका होगा कि एग्ज़ाम कब है आपसे, कि 1 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक है। अब जो चारों दिन एग्जाम चलेगा, चारों दिन चलेगा। नहीं, सर 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख मतलब पूरा 4 दिन एग्जाम रहेगा क्या? यस, सब मैं आपको सब बताता हूँ, रुकिए जरा। ठीक है, ओके ओके। यस यस यस, थोड़ा सा मैं आपको वो सर्कुलर ही दिखा देता हूँ आपको, ताकि आइडिया आ जाए आपको। कुछ स्टूडेंट्स को, एक दो स्टूडेंट को शायद मैंने भेजा भी था। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? यस और नो? यस सर। ठीक है, एमएसबीटी का ये सर्कुलर है, 3 तारीख को आया है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो ऑनलाइन एग्जाम है उसका शेड्यूल दिया है इसमें। मैं यहाँ पर शेड्यूल वर्ड ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। जैसे ही आप नीचे आओगे, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा डेट, देखो शेड्यूल फॉर एग्जाम 1 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक। ठीक है, अब आपके कितने सब्जेक्ट है? सर 2 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के कोड नजर आएंगे, तो कौन कौन से सब्जेक्ट कोड के एग्जाम है आपको देने हैं, चलो वो देखते हैं। 1 ईयर 2 सेमेस्टर, अभी अपना फर्स्ट सेमेस्टर चालू है। ठीक है, तो आपको लेजिस्लेशन का एग्जाम देना है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 28126 और 28127। ठीक है, 28126 और 28127, ये दो ही सब्जेक्ट के ऑनलाइन एग्जाम देने हैं आपको। ओके, 28126 यहाँ पर दिख रहा है आपको, 28126 सब्जेक्ट कोड, 28126 और 28127 कब होगा? 1 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक। अब ये 4 दिन तक चलेगा क्या? नहीं, ये इनमें से कोई भी 2 दिन एग्जाम रहेगा। ठीक है, ये 1 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में से कोई भी 2 दिन हो सकता है। ये 1-2 भी हो सकता है, ये 2-3 भी हो सकता है, 3-4 भी हो सकता है, 1-4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये कौन डिसाइड करता है और ये हमें कब पता चलेगा? नंबर 1, ये डिसाइड करता है एग्जाम सेंटर्स। ठीक है, आपके हॉल टिकट अगर आपको मिले होंगे तो उसमें देख लीजिए, वहां पर एग्जाम सेंटर का कॉलेज का नाम रहता है। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। कब डिसाइड करते हैं? वो जैसे ही हमें शेड्यूल भेजेंगे, अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 1-2 वीक पहले ये हमें बता देते हैं कि ये कब कौन से दिन कौन सा एग्जाम रहेगा। तो जैसे ही शेड्यूल हमें पता चलता है हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर जैसे ही हमें सर्कुलर जारी करेंगे, लेटर जारी करेंगे कॉलेज, सेम डे आपको भी हम बता देंगे। 1 से 2 वीक पहले वो हर सेमेस्टर ये हमें बताते हैं। लेकिन अभी आप फ्री हो गए होगे टिकट बुक कराने के लिए, कि आपको पता है कि 1 से लेके 4 तारीख तक हमारे एग्जाम हो सकती है। ठीक है, आई होप यू गेट द आंसर। और एग्जैक्ट जो टाइम टेबल है, टाइम स्लॉट्स है, कि आपका टाइमिंग कितने बजे मेरा एग्जाम रहेगा, तो वो हमें 1 या 2 वीक पहले जैसे ही एग्जाम सेंटर से नोटिफिकेशन आएगा हम आपको वो भी शेयर कर देंगे, और हम आप सभी से बात करके इंस्ट्रक्ट कर देंगे आपको। जी बलिराम जी, एनी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड? जो भी क्वेश्चन वही पूछना। सर ये एग्जाम के लिए मुझे आना कहाँ पड़ेगा सर? वो एग्जाम सेंटर का एड्रेस आपको व्हाट्सएप किया जाएगा। ठीक है, वहां पर आना है, उसका गूगल मैप का लोकेशंस भी डाला जाएगा। ठीक है, और हॉल टिकट पर आपको कॉलेज का ये भी मिला है, तो एग्जाम सेंटर का एड्रेस वगैरह हम आपको डोंट वरी डाल देंगे। विनय जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर हेलो सर, एक हमारे सर सीनियर एग्जाम के सर लिए हैं वहाँ पे जो आना पड़ेगा कि नासिक में? हाँ, विनय जी बोलिए। सर एक हमारे सीनियर सर हैं जो कि अभी हाँ, दूसरे कॉलेज से एडीएस कर रहे हैं।
उनको हाँ एक सर एक टाइम टेबल शेड्यूल मिला है MSBT से सर ADIS का, क्या मैं हाँ आपको शेयर कर सकता हूँ सर? हाँ, प्लीज आप मुझे क्योंकि व्हाट्सएप पर उसमें शेयर सर कीजिए। ओके सर, क्योंकि वहाँ पे सर पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है हाँ कि इतने इतने तारीख को हमारे पेपर है सर। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर एग्जाम सेंटर ने उनको इमीडिएटली, अगर सेम डे या नेक्स्ट डे उनको वो टाइम टेबल भेज दिया होगा, एमएसबीटी ने भेजता है टाइम टेबल, ये कॉलेज जो एग्जाम सेंटर रहता है ना वो भेजता है। एग्जाम सेंटर इज ऑल्सो इन कॉलेज, ठीक है, तो वो उनको मिल गया है, ठीक है। यस सर। यस, हमारा जैसे ही हमारे कॉलेज का अगर मिलता है, मान लो कि नेक्स्ट वीक में मिलता है या जब भी मिलता है, हम आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, एमएसबीटी क्या देता है, शेड्यूल देता है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है। ओके, यस, एनी मोर क्वेश्चंस यस। रिगार्डिंग एग्जाम? हाँ सर, एग्जाम के लिए नासिक में आना पड़ेगा ना, एग्जाम हो गया नासिक में आना पड़ेगा ना सेंटर पे? सबको सबको एग्जाम सेंटर में आपको आना ही पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब क्या है कि आपको एग्जाम सेंटर में आना है वहां पर, ठीक है, वहां पर कंप्यूटर पर एग्जाम देना है, दैट सिंपल। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जाम का मतलब कि आपको एग्जाम सेंटर में आने के ओके, बाद थैंक यू। ही एग्जाम देना है, दैट्स इट। एग्जाम का लोकेशन किधर है सर? क्या क्या अरबाज जी? एग्जाम लोकेशन हाँ, एग्जाम किधर सेंटर एग्जाम का होने वाला है, उसका लोकेशन, लोकेशन? एग्जाम, यस यस, एग्जाम सेंटर का, कॉलेज का नेम, एड्रेस, जो भी है एग्जाम सेंटर का डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा, ठीक है। सतीश जी? गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर बोल रहा था कि सर टिकट मतलब सर हम कब का निकाले, जब सर डेट फिक्स नहीं है तो? देखो, अभी टिकट जब टाइम टेबल आएगा उसके बाद भी आप निकाल सकते हो। वो टिकट निकालना, वो कब आना है क्या आना है, वो आपका डिसीजन है। इसमें कॉलेज ये नहीं, ये कॉलेज आपको क्या कर देगा, मैंने आपको ऑलरेडी शेड्यूल बताया है कि आपके एग्जाम 1 तारीख से लेके 4 तारीख स्टार्ट है शेड्यूल, तो 1 तारीख को भी पेपर हो सकता है या फिर 3-4 तारीख को भी पेपर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एग्जाम सेंटर से हमें शेड्यूल आएगा, ठीक है, तो हम आपको एग्जैक्ट टाइम टेबल वहां पर बता देंगे ताकि आपको पता चले कब, कौन से दिन आपका पेपर है, ठीक है। लेकिन ये ओके 1 से 4 सर। के बीच में रहेगा, ये मैं आपको बता दूं, 1 से 4 के बीच में मतलब ही 100% रहेगा। श्योर है सर? हाँ, ऑफ कोर्स, शेड्यूल दिया है मतलब वो पोर्टल पर 1 से 4 के बीच में ही रहेगा, ऐसा, ठीक है। ओके सर। सर ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर का 2 ही सब्जेक्ट है क्या सर? यस, ऑनलाइन का 2 ही सब्जेक्ट है, बाकी 3 का तो एग्जाम आप दे चुके, सबमिशन था, ठीक है। यस, बलिराम जी? कौन सा सर? रिपीट सर प्लीज, रिपीट सर। सर वो एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है क्या, अगर एक हम लोग सेकेंड, एक चाहें सेकेंड, तो? एक, यस, एक सेकंड रुकिए, एक एक का मैं आंसर दे। अरबाज जी बोलिए। अरबाज जी, मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ दो सर ही प्लीज एग्जाम का रिपीट करो। थ्योरी एग्जाम देना है, ठीक है। 2 ही सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम देना है, जो कि 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में रहेगा। जो सर्कुलर शायद आपके सामने अभी भी है, ये देखिए, 1 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर, ठीक है। ये 2 ही सब्जेक्ट का देना है। ओके सर। यस, बलिराम जी बोलिए। फिर सोच रहा था ये एक आध दिन डेट आगे पीछे हो सकता है क्या, क्यों आएगा उसके? नहीं, वो बोर्ड का डेट है, वो आगे पीछे कैसे हो गया? ये सर ये दो कोड दोनों का क्या क्या बोले सर, एक बार रिपीट कर देंगे, मैं लिख समय लिख नहीं पाया। क्या क्या रिपीट करूं? ये कोड दोनों एग्जाम का जो बोले थे सर। हाँ, 28126 लिख लीजिए, चाहे तो 281 281226, 126 दूसरा 28127। 7 ओके सर। जगन्नाथ पाटिल? सर ये कोड जो हेलो। बताया अभी, ये कोड क्या है? ये सब्जेक्ट का कोड है ना, कोड हेलो। कोड छोड़ दो। मैं आपको बताता हूँ कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आपको 2 ही सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन, और दूसरा है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, दैट्स इट। बाकी सब भूल जाओ, कोड वगैरह, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन का एक सब्जेक्ट है आपका, दूसरा सब्जेक्ट है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट,
ये 2 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, जिसका एग्जाम 1 से लेके 4 के बीच में होगा दिसंबर में, अगले महीने में। दैट्स इट। अभी क्लियर? यस सर। ओके। हेलो हाँ बोलिए। सर, अपना हॉस्टल भी रहेगा ना इस टाइम पे? हाँ हाँ, रहेगा ना। हाँ ठीक है। जिनके हॉल टिकट पर नासिक का है, नासिक का कॉलेज आया है, उनके हॉल टिकट पर ये रहेगा अपना। नासिक वाला। यस, हॉस्टल रहेगा। ठीक है। ओके सर, ठीक है। यस। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है, सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अगले वीक में आपको एग्जाम सेंटर का एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। ठीक है। आप हॉल टिकट पर भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो, लेकिन फिर भी आपको मिल जाएगा। एडीएस। अब एडीएस में हम पीएसएम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का आज यूनिट 2 देखने वाले हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट चालू है। अच्छा। यस, यूनिट 2 सब्जेक्ट दिखा दो जरा आपको। केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। देखो, लेजिस्लेशन और केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, बस उसका एग्जाम देना है भाई आपको, और उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। यूनिट 2 में क्या है? यूनिट 2 का टाइटल है सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, लोडिंग अनलोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल्स। ठीक है। तो ये इसमें होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक कौन कौन से हैं? सेफ्टी इन रिसीविंग, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स। जो भी हम हजार्डस केमिकल्स या किसी भी तरीके के केमिकल को हैंडल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं, तो उसके दौरान जो भी सेफ्टी हम फॉलो करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग ऑफ अ फ्लेमेबल लिक्विड स्टोरेज टैंक। क्या होता है कि जो भी रिफाइनरीज वगैरह है यहाँ पर, या फिर डिपोज वगैरह अगर आप देखोगे तो उसमें फ्लेमेबल लिक्विड बल्क क्वांटिटी में स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो वहां पर फ्लेमेबल लिक्विड अगर स्टोरेज है, तो वहां पर फायर लगने का भी चांसेस ज्यादा है। तो उस केस में क्या किया जाता है? एक सिस्टम प्रोवाइड की जाती है जिसे हम नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग भी कहते हैं। नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग या फिर नाइट्रोजन सप्रेशन सिस्टम से क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, और फिर फायर को हम क्या कर सकते हैं? एक्सटिंग्विश भी कर सकते हैं, और फायर लगने से आगे प्रिवेंट भी होगा। तो इसलिए नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग भी वहां पर रहता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ सेफ्टी डाटा शीट, जिसे हम सब एमएसडीएस के नाम से भी जानते हैं, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ठीक है। उसका एक इंडियन स्टैंडर्ड भी है 17889, जो कि 2022 में आया था। उसमें केमिकल कंपैटिबिलिटी कंसिडरेशन, एमएसडीएस का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो उस पर यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो पीडीएफ है वो उसका ही है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स गाइडलाइंस। ठीक है। IS 17889 का। ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो। अब इसमें मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स में यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये कौन कौन से स्टैंडर्ड्स या फिर एक्ट इसमें कंसिडर किए गए हैं। मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स, ठीक है, जो कि 2000 में अमेंड हुआ था। एटॉमिक एनर्जी रूल्स, यहाँ पर देखिए एटॉमिक एनर्जी रूल्स 1996। अगर आप इन ब्रैकेट देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि फैक्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्रीज का इस्तेमाल किया गया, फैक्ट्रीज इन ब्रैकेट लिखा गया। इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक एनर्जी जो रूल्स है वो कौन से एक्ट से निकल कर आए हैं, तो वो भी फैक्ट्री एक्ट से ही निकल कर आए हैं। नंबर 3, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स 1963, उसको भी यहाँ पर रेफर किया गया है या फिर कंसिडर किया गया है, ये सब फॉर्मुलेट करते हुए। नेक्स्ट है यहाँ पर तमिलनाडु फैक्ट्रीज रूल 1950। ओके, तो उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है। उसके बाद एक ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल, जिसे हम GHS के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। UN नंबर वगैरह आपने शायद पता सुना होगा। तो वो सब इसको कंसिडर किया गया है। उसके बाद अगर आप ISO स्टैंडर्ड देखोगे 11014 सेफ्टी डाटा शीट्स फॉर केमिकल प्रोडक्ट्स कंटेन एन ऑर्डर ऑफ सेक्शन, तो उसको भी यहाँ पर रेफर किया गया है। उसके बाद डेंजरस गुड रूल्स
2013 जो है उसको भी यहाँ पर रेफर किया गया है। यहाँ पर उन्होंने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया गया, हालांकि उसके बाद इसका एसेंट हुआ था। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, कंसिडर किया है। MSDS किस तरीके से होगा उसको गाइडलाइन के लिए। ओके, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि 16 जो है वो सेक्शंस है MSDS में रहते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं और इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर दिखेगा। जो सेक्शन 1 है वो केमिकल प्रोडक्ट एंड कंपनी का आइडेंटिफिकेशन का डिटेल्स उसमें रहता है। नंबर 2 हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। नंबर 3 कंपोजिशन इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है, क्या वो प्योर है या मिक्सचर है, तो कितना परसेंटेज उसमें कौन सा केमिकल है, तो वो सब कंटेंट इसमें दिए जाते हैं। नंबर 4 फर्स्ट एड मेजर्स के बारे में यहाँ पर बताया जाता है MSDS शीट में कि अगर इंजेक्शन हो जाए यानी कि पेट में चला जाए गलती से वो केमिकल, तो क्या करना चाहिए, आंख में चला जाए, स्किन के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पर फर्स्ट एड मेजर दिए जाते हैं। नंबर 5 फायर फाइटिंग मेजर। अगर केमिकल फ्लेमेबल है तो वहां पर फायर फाइटिंग के लिए किस तरीके से फायर फाइटिंग करना चाहिए, कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पर ये मेजर्स का डिटेल्स दिया जाता है। अगर वहां पर वो नॉन नॉन फ्लेमेबल है तो फिर वो भी मेंशन किया जाता है कि दिस केमिकल इज अ नॉन फ्लेमेबल। उसके बाद एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, अगर स्पिलेज लीकेज वगैरह हो जाता है तो फिर किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, एक्सीडेंटल रिलीज में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या लेना है, या फिर एक्शंस क्या लोगे, इसका डिटेल्स सेक्शन 6 में दिया जाता है। हर एक MSDS अगर आप देखो ग्लोबली भी देखोगे तो भी सेम सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, हेलो, यस, ठीक बा, हो जाई हेलो, व्हाट्सएप पर भेज देती है। हेलो, संजीव जी बोलिए। ओके, नेक्स्ट है हैंडलिंग एंड स्टोरेज। किस तरीके से हैंडल या स्टोरेज करना चाहिए, कौन सी जगह पर स्टोर करना चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए उस रूम का, ये सारी चीजें उसमें दिया जाता है। नंबर 8 एक्सपोजर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, PPEs वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। एक्सपोजर का टाइमिंग बताया जाता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उस केमिकल के बताए जाते हैं। फिर ना सेक्शन 10 में स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी डेटा भी रहता है उसमें। सेक्शन 11 में टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दी जाती है। सेक्शन 12 में इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बताया जाता है। सेक्शन 30 में डिस्पोजेबल कंसिडरेशन क्या क्या होना चाहिए जब आप डिस्पोज करते हो तब। ठीक है, उसके बाद है नंबर 14 ट्रांसपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन जारी करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में एग्जांपल कि जैसे कि कोई टैंकर अगर पेट्रोल को लेके जा रहा है तो वहां पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उस टैंकर के ऊपर होनी चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन भी MSDS में रहता है अवेलेबल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करना है, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने, ये भी इंफॉर्मेशन इसमें रहता है। नंबर 15 रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन भी रहता है। मान लो कि अगर किसी इंडियन कंपनी ने ये MSDS बनाए हैं, तो वो इंडिया के एक्ट को यहाँ पर रेफर कराएगा, क्या क्या कानून के हिसाब से कौन सी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी होनी चाहिए वो यहाँ पर वो बताएगा। नंबर 16 अदर, इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी यहाँ पर दिख जाती है। ठीक है, अब मैं आपको कोई एग्जाम्पल दिखाऊंगा, जैसे कि क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का हम MSDS देखेंगे एग्जाम्पल के तहत। ठीक है, ये देखिए जैसे कि नंबर 1 सेक्शन 1 में क्या है, ये देख सकते हो किसने बनाया है, टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने। ठीक है, क्या है उस केमिकल का नाम, क्लोरीन है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और कंपनी एड्रेस सेक्शन 1, तो इसमें सारा डिटेल्स आ गया देखिए। उसके बाद अगर आप देखोगे हजार्डस आइडेंटिफिकेशन सेक्शन 2 है। ओके, सेक्शन 3 कंपोजिशन इंफॉर्मेशन है, कितना प्योर है क्या, ये देखिए तो ये 100% प्योर है। सेक्शन 4 फर्स्ट एड मेजर है। अगर आप इस इंडिया स्टैंडर्ड में भी देखोगे, यहाँ पर देखिए सेक्शन 4 क्या है, फर्स्ट एड मेजर से, और यहाँ पर MSDS में भी आपको सेक्शन 4 फर्स्ट एड मेजर ही दिखेगा। सेक्शन 5 फायर फाइटिंग मेजर्स है, तो यहाँ पर भी एज स्टैंडर्ड में भी फायर फाइटिंग मेजर्स नंबर सेक्शन 5 में ही दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा कोई भी आप केमिकल गैसेस या हजार्डस गुड्स का अगर आप MSDS डाउनलोड करते हो, जनरली केमिकल का रहता है, तो आपको ये सीक्वेंस सेम ही मिलेगा। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ और इस पर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1 MSDS के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, क्यों मैंडेटरी है। नंबर 2 इस पर क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जैसे कि MSDS का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद क्या ये, जैसे कि एग्जांपल
सेक्शन 4 फर्स्ट एड मेजर, क्या ये एमएसडीएस का कंटेंट है नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको। ओके, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डस मटेरियल्स, सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर ट्रांसपोर्टिंग हजार्डस और टॉक्सिक, फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव और रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस बाय ऑल मोड्स, यूएन क्लासिफिकेशंस ऑफ डेंजरस गुड्स। अब यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने जो भी डेंजरस केमिकल है उनको कुछ कैटेगरीज में बांटा है, ठीक है। उन्होंने कितने क्लासेस में बांटा है? 9 क्लासेस में बांटा है टोटल। जो भी डेंजरस जो मटेरियल है उसको 9 क्लासेस में बांटा है। ओके, डेंजरस गुड क्लासिफिकेशन गाइड, और ये कॉमन रहेगा। ओके, तो पहला क्लास क्या है कि क्लास 1 एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, जिनका एक्सप्लोजन होता है ऐसे एक्सप्लोजिव मटेरियल। यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप एनफो भी ले सकते हो, कोई भी आप डायनामाइट ले लीजिए, जो भी उसका मटेरियल रहेगा वो सब इसमें क्लास 1 में फॉल होगा, जो भी एक्सप्लोजिव चीजें है। उसके बाद है फ्लेमेबल गैसेस, क्लास 2 फ्लेमेबल गैसेस, एसिटिलीन एग्जांपल ले लीजिए। अब क्लास 2 में और भी सब क्लासेस भी किए हैं, जैसे कि 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है। तो 2 में क्या आता है? फ्लेमेबल गैसेस। 2.1 में, 2.2 में क्या आता है कि नॉन फ्लेमेबल नॉन टॉक्सिक गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन। ओके, क्लास 3 में क्या आता है? 2.3 में टॉक्सिक गैस है, जैसे कि क्लोरीन। अब सर ये क्या है, हम सब डिविजन्स भी याद रखें क्या? सबसे पहले तो एग्जाम के लिए बस मेजर क्लासेस याद रखना है, जैसे कि क्लास 1 एक्सप्लोजिव, क्लास 2 फ्लेमेबल गैसेस, क्लास 3 फ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है, क्लास 4 स्पॉन्टेनियस कंबस्टिबल या फिर फ्लेमेबल सॉलिड, क्लास 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे मेन आप याद रखना। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करते हो केमिकल प्लांट में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो उस दौरान आपको ये सब डिविजन्स या सब क्लासेस भी आपको पता होने जरूरी है। तो 2.3 टॉक्सिक गैसेस, एग्जांपल क्लोरीन। उसके बाद फ्लेमेबल लिक्विड जैसे कि पेट्रोल हो गया। क्लास 4 फ्लेमेबल सॉलिड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करता है, या फिर जो भी फ्लेमेबल सॉलिड है वो सब इस क्लास में फॉल होते हैं। अब इसमें एक चीज यहाँ पर नोटिस करने जैसी है, यहाँ पर यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने इनको क्या किया है? क्लासिफाई तो किया है, प्लस इनके सिंबल भी डिफाइन किए हैं। अगर आप देखोगे तो सिंबल, उसका पिक्टोग्राम, ये देखते हो पिक्टोग्राम जो होता है कि किस तरीके से पिक्चर होने चाहिए फ्लेमेबल गैसेस का, ये सिंबल देखिए, इसे हम पिक्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राम। ओके, तो टॉक्सिक गैसेस का या ऐसा स्कल और ये ऐसे बोन्स जो हड्डी वगैरह है वो दिखेगा आपको। तो इस तरीके का ही सिंबल दिखेगा आपको हर एक जगह पर, जहां जहां पर टॉक्सिक गैस का पैकेजिंग है या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वहां पर इस तरीके का ही पिक्टोग्राम आपको दिखेगा। एंड उसके जो बैक साइड है उसका व्हाइट कलर ही रहेगा, और उसका आगे का जो पिक्टोग्राम का कलर है, उसके नाम का कलर देख लीजिए, तो वो आपको ब्लैक कलर में ही दिखने को मिलता है। एक्सप्लोजिव्स के पीछे का कलर ऑरेंज ही रहेगा और ब्लैक कलर में पिक्टोग्राम रहेगा। फ्लेमेबल ग्लास में बैकग्राउंड का कलर रेड रहेगा और व्हाइट कलर का आपको क्या दिखेगा? पिक्टोग्राम दिखेगा। ओके, तो नॉन फ्लेमेबल नॉन टॉक्सिक जैसे कि नाइट्रोजन जनरली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसमें ग्रीन कलर का बैकग्राउंड और व्हाइट कलर का पिक्टोग्राम रहता है। तो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेमेबल सॉलिड। फ्लेमेबल सॉलिड्स में अगर आप देखोगे तो इस तरीके का व्हाइट और रेड कलर का ऐसा इस तरीके से स्ट्राइप्स आपको दिखते हैं। ओके, फ्लेमेबल सॉलिड जैसे कि सल्फर हो गया। उसके बाद 4.2 में स्पॉन्टेनियस कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे कि जिंक डस्ट हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन भी इसमें आता है। डेंजरस व्हेन वेट, कैल्शियम कार्बाइड ले लीजिए, हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कैल्शियम कार्बाइड का। सोडियम हो गया, तो ये सब डेंजरस व्हेन वेट में आता है। उसके बाद क्लास 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है, सिल्वर नाइट्रेट, बेंजोइल पेरोक्साइड। उसके बाद क्लास 6 टॉक्सिक सब्सटेंस, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, ये सब टॉक्सिक सब्सटेंस है। उसके बाद इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस। इन्फेक्शियस मतलब कि ऐसे केमिकल्स या ऐसी चीजें जिनसे किसी पर्सन या एनिमल इन्फेक्ट हो सकता है। एग्जांपल एंथ्रैक्स ले लीजिए। तो एंथ्रैक्स का इस्तेमाल अगर आप देखोगे तो जनरली वॉर में भी इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। जो विश्व युद्ध वगैरह है उसमें भी बायो वॉर जो होता है उसमें एंथ्रैक्स पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शन फैलाने के लिए। तो एक्चुअली बायो वॉर अभी तो बैन हो चुके हैं, लेकिन आगे है क्लास 7 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, यूरेनियम,
प्लूटोनियम एग्जाम्पल है उसके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के। क्लास 8 में आता है कोरोसिव सिस्टम, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये कोरोसिव केमिकल है। उसके बाद मिसलेनियस डेंजरस गुड्स, ठीक है, तो जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं होते या फिर मिक्स कैटेगरी में फॉल होता है, एग्जाम्पल एस्बेस्टोस, तो ये मिसलेनियस डेंजरस गुड है। तो इस तरीके से ये 9 क्लास आपको याद रखना है। आपको सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि क्लास 1 कौन से डेंजर को दर्शाता है, फिर आपको एक्सप्लोजिव का ऑप्शन दिया जाएगा, फ्लेमेबल लिक्विड का, फ्लेमेबल सॉलिड का, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर आपको एग्जांपल दिया जाएगा कि फ्लेमेबल लिक्विड जो है वो कौन से क्लास में फॉल होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो आंसर रहेगा आपका क्लास 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, अब ये डेंजरस जो गुड है इनको एक आइडेंटिफिकेशन भी नंबर दिया गया है। अब जैसे ही ग्लोबल व्यापार बढ़ा है या फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार खुला कर दिया है सारे देश ने ऑलमोस्ट। तो अभी प्रॉब्लम क्या होता था कि आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आती थी, जैसे कि अब इंग्लिश इज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज, ओके, लेकिन कुछ देश में अभी भी उनका लैंग्वेज चलता है, तो फिर वहां पर कंफ्यूजन होता था, राइट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इंग्लिश में अगर पैकेजिंग पर लिखा गया है, तो वहां पर जो कंट्रीज जहां पर नॉन इंग्लिश कंट्रीज है तो वो पढ़ नहीं पाते थे या उनको समझ नहीं आता था कि व्हाट इज, ये क्या है इसमें, तो वहां पर फिर कस्टम्स में दिक्कत आती थी। तो उन्होंने क्या किया, ये सब ने मिलकर, सब कंट्रीज ने मिलकर ना, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो भी डेंजरस गुड्स है, ठीक है, उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया, ठीक है। किसके लिए? नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि डेंजरस गुड्स को हम 4 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर देते कि भाई पेट्रोल इस नंबर से जाना जाएगा, चाहे कोई भी कंट्रीज में जाए, वो चाहे रशिया में जाए, यूक्रेन में जाए, अमेरिका में जाए या भारत में आए, तो सिर्फ 4 डिजिट नंबर से ही वो जाना जाएगा। तो उसका एक यूनिक 4 डिजिट का यूएन नंबर दे दिया, और उससे पेट्रोल से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो यूएन नंबर से रिलेटेड ही होगी। एग्जांपल, अगर किसी यूएस ने कोई रिसर्च किया है पेट्रोल के ऊपर, उसको कुछ डेटा यूनिवर्सल शेयर करना है, तो फिर वो यूएन नंबर से जुड़ा होगा, ताकि सारे कंट्रीज में फिर वो एप्लीकेबल रहे या फिर वो इसका इस्तेमाल कर सके। पैकेजिंग पर भी वो मेंशन करना मैंडेटरी रहेगा, ताकि वो 4 डिजिट का नंबर देख के इमीडिएटली कस्टम वाले या जो भी पर्सन है रिलेटेड वो समझ जाए कि इसमें कौन सा मटेरियल है, कौन सा डेंजरस गुड्स इसमें प्रेजेंट है। उस तरीके से वो सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सके, पेपर वर्क आसान हो जाए, रिसर्च आसान हो जाए और सहूलियत हो जाए। इसीलिए यूएन नंबर का यहाँ पर ये सिस्टम लाया गया, यूनाइटेड नेशंस। अब क्लासिफिकेशन तो हो गया, यूएन नंबर एक आइडेंटिफिकेशन वाली चीज है, तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। ओके, मैं 1 मिनट का ब्रेक चाहूंगा। हाँ बलीराम जी बोलिए अभी। एमएसडीएस से कहाँ से उठाया जाएगा सर नेक्स्ट पे? अगर चाहिए तो किसी भी केमिकल का, अभी तक हम लोग कंपनी जो दिया वो करते हैं, अगर हमें चाहिए तो कैसे इसको कहाँ से निकाल सकते हैं सर? एमएसडीएस का बेनिफिट क्या है, ऐसा पूछ रहे हो? नहीं सर, ये एमएसडीएस अगर मुझे सर्च करना है तो कहाँ से सर्च करेंगे सर? गूगल पे कौन से? आपका आवाज कट हो रहा है बलीराम जी। आप क्या ये एमएसडीएस रखना क्या एज पर? हाँ जी सर, हमारे कंपनी में सब जो भी केमिकल है उसका एमएसडीएस लोग खोजता है, तो ठीक है, कंपनी कभी कह देती है, कभी गुम भी हो जाता है। अगर मुझे चाहिए तो ये कहाँ से लेंगे सर? जैसे अभी आप दिखा रहे हैं क्लोरीन का एमएसडीएस, तो वैसे अगर मुझे भी और कभी H2S का, SO2 का ऐसा एमएसडीएस निकालना है तो कहाँ से निकालेंगे सर? हाँ उसका कोई साइट होगा ना सर? यस, मैं आपको बताता हूँ। एमएसडीएस का कौन इशू करता है? एमएसडीएस जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कानून के हिसाब से उसको
जिसको भी वो केमिकल सप्लाई कर रहा है उसको सप्लाई करना मैंडेटरी रहता है, उसको एमएसडीएस प्रोवाइड करना मैंडेटरी रहता है एज पर लॉ। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि मेरी कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चर करती या फिर उसको बनाती है, प्रोड्यूस करती है, राइट। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेरी एबीसी नाम की कंपनी है। तो कानून के हिसाब से, ठीक है, कानून के हिसाब से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जहां पर भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहुंचाऊं वहां पर मुझे खुद एमएचडीएस बनाना पड़ेगा और वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इनका क्वेश्चन यह है कि कहां से मिलेगा, तो जो कंपनी आपको केमिकल सप्लाई करती है आप उनसे मांग लीजिए, और ऑलरेडी वो प्रोवाइड करते ही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के दौरान भी ड्राइवर के पास या फिर उस पैकेजिंग में एमएचडीएस आपको मिलता है। जो लोग फार्मर हैं उन्होंने ये देखा होगा कि पेस्टिसाइड के बॉक्स में एक आपको मैनुअल मिलता है, कागज मिलता है, जनरली हम वो पढ़ते भी नहीं है, तो वो कागज एमएचडीएस है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है। शायद मेरे साथ बहुत लोग एग्री करेंगे, और वहां पर बहुत मल्टीपल लैंग्वेज में वो दिया जाता है एमएचडीएस। अगर आप देखोगे पेस्टिसाइड्स के बॉक्स के साथ आता है, राइट। जैसे कि हिंदी हो गया, मराठी हो गया, उसके बाद उर्दू हो गया, और भी मलयालम वगैरह, तेलुगु, इस लैंग्वेज में भी दिया जाता है। तो ये एमएचडीएस है डियर। दूसरा, अब वेबसाइट कौन सी इसको डाउनलोड करने की, डियर इसकी कोई ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, लेकिन आप मैन्युफैक्चरर से मांग सकते हो। और बहुत सारे जो ये रहते हैं ओईएम्स जो बनाते हैं, जैसे कि टाटा केमिकल्स हो गए, तो उनके वेबसाइट्स पर भी वो पब्लिश करते हैं। और ऑलमोस्ट अगर क्लोरीन का ले लिया ना आपने, तो क्लोरीन अगर 100% प्योर है, तो कोई भी केमिकल कंपनी अगर क्लोरीन बनाती है तो उनका एमएचडीएस सेम ही आएगा, कुछ चेंज नहीं रहेगा, उनका डेटा सेम ही आएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का मुझे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखाना था, वो दिखा दूं जरा ताकि हम आगे जाए। तब तक आप में से कोई भी फटाफट मुझे पेट्रोल का यूएन नंबर बताइए, मैसेज कीजिए जल्दी, ताकि हम सीधा उस इसमें जा सके। पेट्रोल का यूएन नंबर क्या है, यूनाइटेड नेशंस नंबर ऑनलाइन में डालोगे इमीडिएटली मिल जाएगा। 4 डिजिट का चाहिए मुझे। पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, फटाफट पेट्रोल या डीजल में से कोई भी एक। 1203, गुड, थैंक यू। अब हम 1203 की लाइन में जाएंगे। 1203, यस, लिस्ट ऑफ यूएन यहाँ पर दिख रहा है आपको, यूएन। ये मैंने विकिपीडिया ऑनलाइन ढूंढा है, ठीक है। इसका लिस्ट आपको यूनाइटेड नेशंस के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, या किसी भी मटेरियल का डालोगे आपको यूनाइटेड नेशंस नंबर मिल जाएगा। 1203 क्या है, गैसोलीन और पेट्रोल। ओके, गैसोलीन यूएस कंट्रीज में कहा जाता है, पेट्रोलियम वगैरह एशियन कंट्रीज में कहा जाता है ज्यादा। तो पेट्रोल ये क्या है, यूएन का यूएन 1203। कहाँ भी जाओगे आप दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपको पेट्रोल का मतलब होता है 1203, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और डीजल का क्या है, 1202, थैंक यू। ये देखिए इस लाइन में अगर आप देखोगे डीजल फ्यूल तो 1203। ओके, यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लास 3 लिखा हुआ है, देखिए क्लास 3, क्लास 3, तो ये कौन सा क्लास होगा, ऑब्वियसली वो यूएन वाला ही क्लास रहेगा। क्लास 3 फ्लेमेबल लिक्विड। लिक्विड। यस, आई होप, थैंक यू, आई होप आपको अभी क्लियरिटी आ रही होगी क्या क्या इस तरीके से ये चीजें आगे फर्दर बढ़ती है। तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 डिजिट का रहता है। अब आते हैं हैशकैम कोड की बात करते हैं। ओके, हैशकैम कोड, हैशकैम कोड हर एक मटेरियल का, हर एक डेंजरस गुड्स का, हर एक डेंजरस केमिकल्स का आपको हैशकैम कोड मिल जाएगा। आप मुझे पेट्रोल का भी हैशकैम कोड शेयर कर सकते हो फटाफट। पेट्रोल का हैशकैम कोड क्या है, पूरा पूरा, सिर्फ पी नहीं। क्या है, 2PA 3YE क्या है, 3YE आपको 3YE सर। शेयर करता हूँ, ठीक है। 3Y 3Y, 3Y थैंक यू। अब हम 3YE की बात करते हैं, थैंक यू। अब
जैसे मुझे पता चला कि अरे हैशकैम कोड जो है पेट्रोल का 3Y है, राइट। अब इसका फायदा क्या है, लेकिन मुझे हैशकैम कोड का फायदा क्या है? हैशकैम कोड का मतलब है हजार्डस केमिकल्स कोड। अब 3YE का मतलब जानने के लिए मुझे ये चार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चार्ट में अगर मैं देखूंगा यहाँ पर 4 1 2 3 4 ये 4 क्या दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं। उनके सामने यहाँ पर 4 फायर फाइटिंग एजेंट्स दिए गए हैं या फिर फायर फाइटिंग मीडियाज दिए गए हैं, जिस मटेरियल की हेल्प से, जिनकी हेल्प से मैं आग बुझा सकता हूँ। अब सबसे पहले डिजिट क्या है? 3 का मतलब यहाँ पर क्या है? फोम। मतलब पेट्रोल की जो फायर है वो मैं फोम के साथ यहाँ पर एक्सटिंग्विश करूंगा या फिर करनी चाहिए। तो आपको आग किससे बुझानी है? 3 फोम से। बाकी के भी ऑप्शन यहाँ पर देखिए, नंबर 1 वाटर जेट, नंबर 2 फॉग, 3 फोम और 4 का मतलब है ड्राई एजेंट, यानी कि भी ड्राई पाउडर जनरल रहता है, ड्राई केमिकल पाउडर। तो हमें पेट्रोल की आग बुझानी है तो हमें क्या करना चाहिए? 3 फोम। ओके, उसके बाद क्या है? वाई। तो वाई यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है मुझे? यहाँ पर ये वाई दिख रहा है। ओके, तो वाई अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वाई भी दो तरीके के, देखो यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड में है और यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड में। तो ये पूरा डिजाइन आपको पेट्रोल का जो टैंकर है उस पर दिखता है, ठीक है। पेट्रोल का अगर आप टैंकर देखोगे तो उस पर ये पूरी तरीके से दिख जाता है। तो वहां पर 3Y बैकग्राउंड में है या है वो भी आप देख लीजिए। जनरली व्हाइट बैकग्राउंड है, वाई का ब्लैक कलर है। तो अब उसके बाद BA। बीए का मतलब क्या है यहाँ पर? कि BA सेट आपको पहनना है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो सकता है, स्मोक वगैरह ज्यादा डेवलप होती है, तो फायर फाइटिंग के लिए यहाँ पर BA सेट पहनना है। बी मतलब वायलेंस, वायलेंटली रिएक्ट कर सकता है। उसके बाद क्या है? कंटेन, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है यहाँ पर? कंटेन। कंटेन का मतलब है कि आप जो भी लीकेज वगैरह हुआ है, पेट्रोल अगर फैल रहा है तो उसको कंटेन करने की कोशिश करो। मतलब ज्यादा फैलने मत दो दूर, क्योंकि ये जितना दूर फैलेगा उतना ज्यादा फायर भी फैलेगी और उतना ही आपका फायर फाइटिंग का ऑपरेशंस, मिटिगेशन, ये सब में देरी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए कंटेन करने की कोशिश कीजिए, उसको जल्द से जल्द उसका लीकेज वगैरह रोकिए या ज्यादा से ज्यादा ना फैले। इस तरीके से जो भी मेजर्स आप ले सके वो लीजिए। तो 3 का मतलब हमने जान लिया, फोम से फायर फाइटिंग करना है। वाई का मतलब ये है कि भाई हमें BA सेट पहनना है और ये वायलेंट है, ठीक है। और ई का मतलब क्या है? कि कंसीडर इवैक्यूएशंस। तो जो भी आसपास लोग हैं उनको बोलो कि 100-200 मीटर्स आप इवैक्यूएट हो जाइए उस एरिया को। 100 से लेकर 200 मीटर्स तक के रेडियस में जो भी एरिया है उसको इवैक्यूएट करना मैंडेटरी है। तो ये हैशकैम चार्ट हमें बताता है। अब ये किसके केस में करना है? 3Y। तो 3Y किसका कोड है? पेट्रोल का। तो पेट्रोल के साथ अगर कोई एक्सीडेंट्स होता है तो उसके साथ हमें ये करना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से हैशकैम कोड हमें ये हेल्प करता है। क्लास के लेबल्स हमने देख लिए। अब ये जो हैशकैम कोड है, UN नंबर है, क्लास का लेबल है, ठीक है, ये सारा जो डाटा है ये हमें इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल पर मिलता है, ठीक है। अब EIP पैनल, Pratik sir, हाँ, sorry to disturb your in this. यस यस, So प्लीज मला प्लीज। 3YE I got it, but what is the why? Have you come to know कि 3YE तो फोम एक्सटिंग्विशर किंवा फोम मटेरियल यूज करायचं आहे, कॉन्सन्ट्रेट यूज हाँ, करायचं एक्सटिंग्विशर साठी. बर 3 हैशकैम कोडचा तुम्ही जर फोटो बघितलात, ये देखिए, ठीक है। तो 3 हमें बताता है कि वी हैव टू यूज फोम एज अ फायर फाइटिंग मीडिया। Is it visible to you, everyone? Screen is visible, I guess, right? So, अभी क्लियर है? That means म्हणजे त्याच्यावर 3YE. So sometimes हाँ, it's something like to be petroleum, diesel. It is 3Y. I'm not getting that point. 3Y. Why it is 3, foam only should be used. okay. Why only foam is used? See, currently we can use multiple fire extinguishing media on the petrol also. We can use dry powder also, right? Number 2, we can use water in a fog manner also to extinguish or control the temperature, okay? And we can even use the foam. Foam is the best firefighting media for the class B fire, right? तो उसके लिए हमें फोम यूज करना है, तो हम फॉग भी इस्तेमाल Right. कर सकते हैं। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग,
इज वी आर जस्ट डिकोडिंग द हॅशकॅम कोड. व्हॉट इट मीन्स. मनोज जी, आपण काय समजतोय की 3YE चा अर्थ काय? एक्झॅक्टली सर. पण मला Yes. हे म्हणायचं ना, तुम्हाला हा. ह्या चॅट मधनं फोम हा. किंवा कुठलं केमिकल एजंट यूज करायचं आपल्याला, हे हे कळतं. तुम्हाला कुठलं चॅट, ह्या चॅट ते कुठनं कळालं की हा भाई फोम यूज करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है. हा, हे वरती दिसतंय का तुम्हाला? स्क्रीन विजिबल आहे ना? हे बघा 3 नंबरला दिसतंय का फोम? इथनं कळलं. नाही सर, मला कॅटेगरी स्क्रीन व्हायलन्स प्रोटेक्शन सब कंट्रोल त्याच्यावरती कॅटेगरी बघा. अल्फाबेट मध्ये. नाही सर, त्याच्यावरती. ते विजिबल नाही. आता अच्छा ओके, आता विजिबल है, आता विजिबल, आता आई गॉट इट. ओके. आता मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो मोबाइल या लैपटॉप या उसका जो स्क्रीन है वो जूम अनजूम भी हो सकता है, तो शायद कुछ एरिया हाइड भी हो सकता है, जैसे कि मनोज सर देख नहीं पा रहे थे वो, तो वो एडजस्ट कर लीजिए आपके स्क्रीन का. नाउ आई हाँ, थिंक यू आता गॉट सर द आंसर. सर आप जरा अपर गेलाय, so I am just got confused for that. I am saying how you are getting all this agent should be used. Thanks. Yes, no, Can't you I'm the not. category violence protection? Okay, no. It's not. Thank you thing. so much, sir. Thank you so much. Yeah. Popat More, any question? Yes, sir. I have one question. Yes. So will you tell me about again categories, sir? I am not got it clearly. UN classes. Yeah. Category. Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है अभी? Yes. दुनिया के जो भी डेंजरस मटेरियल है, डेंजरस गुड्स, ठीक है? अब मुझे बताइए क्या पेट्रोल डेंजरस है कि यस और नो? Yes. है? Danger. हाँ. क्यों? क्योंकि वो फ्लेमेबल है, कभी भी आग लग सकती है. अब मुझे बताइए एलपीजी डेंजरस है? यस और नो? Yes, sir. एग्जैक्टली. तो अभी आपको पता चल Liquid. गया कि डेंजरस गुड्स है. तो दुनिया के जो भी डेंजरस गुड्स है उनको यूनाइटेड नेशंस ने क्लासिफाई किया है 9 क्लासेस में. आप ग्रुप्स भी कह सकते हो. 9 ग्रुप्स में उसको बांटा है. अब ये क्यों बांटने की जरूरत आई? आपको समझ रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे हजारों डेंजरस मटेरियल है, तो पैकेजिंग के लिए, लेबलिंग के लिए, कैटेगराइजेशन के लिए, हमारे सहूलियत के लिए हम उनको क्या करते हैं, कैटेगरीज में बांटते हैं. ठीक है? तो हमने 9 ग्रुप्स में बांटा उसको. तो पहला ग्रुप क्या है? एक्सप्लोजिव्स. दिख रहा है आपको? क्लास 1 एक्सप्लोजिव्स. अभी क्लियर है? Yes, sir. हाँ. अभी Thank you. दूसरा ग्रुप है क्लास 2. तो क्लास 2 में क्या आता है? फ्लेमेबल गैसेस आते हैं. आपका क्लोरीन ले लीजिए, एसिटिलीन ले लीजिए, टॉक्सिक गैसेस भी आते हैं उसमें. तो ये सब क्लास 2 में आते हैं. लिक्विड्स कहां पर आते हैं? क्लास 3 में आते हैं. ओके. क्लास 4 में क्या आता है? फ्लेमेबल सॉलिड आता है. क्लास 5 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं. क्लास 6 में टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं. क्लास 7 में रेडियो एक्टिव मटेरियल. क्लास 8 में कोरोसिव मटेरियल. और क्लास 9 में मिसलेनियस गुड्स आते हैं. तो ये सब डेंजरस गुड है, ये हानिकारक है. ठीक है? अभी क्लियर है? दूसरा टॉपिक था हैशकैम कोड, वो हमने अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. Pratik sir, दूसरा. 1 minute. हाँ. Sir, I think we have not received any notes or something like to be that should be get it from the college. When we are getting the admission, it has been known that you paid this 10,000 amount and we not received the. Manoj Hope ji, you get doc. I get it. You will receive the notes, okay, soon. ठीक है? I will instruct the college to send you the notes. Okay? Send not only Noted, you, noted. but everyone. Yes. So Yes. will at least before exam 10-15 days we'll get refer or Absolutely. it will be get I easy get for it. us. I get your concern, and I'll make sure that in the upcoming week, next week, you will get your notes. Okay? Noted, And noted. with Thank you. along with the questions and answers for the studies, I'll make sure that you will have my word, everyone. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. Now, Binay ji, first of all, thank you so much for sharing the emergency information panel photos on the chat box. First one is of petrol and second one is of chlorine. Now, we will decode the HASCAM code of a chlorine. The HASCAM code for the chlorine is a 2xe. So, what is 2xe means, right? So, if you are watching on the screen, 2xe. सबसे पहले तो 2 का मतलब क्या है भाई? Fog. ठीक है? तो अगर
क्लोरीन में आग लगती है, क्लोरीन गैस जनरेट, तो फॉग से हमें उसको क्या करना है, फायर फाइटिंग करना है। और दूसरी बात ये है कि क्लोरीन गैस अगर आप देखोगे तो वो नॉन फ्लेमेबल है, लेकिन वो टॉक्सिक है। ठीक है, तो वो क्या है, टॉक्सिक गैस है। तो क्लोरीन को हमें फॉग से हमें क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल करना है इन केस ऑफ लीकेज। उसके बाद एक्स ई का मतलब क्या है, अब एक्स का मतलब ये देखिए, यहाँ पर एक्स का अगर रो में पकड़ू तो यहाँ पर क्या है, फुल बॉडी प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नॉट ओनली द बी ए, लेकिन आपको फुल बॉडी प्रोटेक्शन यहाँ पर चाहिए। उसके बाद कंटेन, कंटेन का मतलब है जल्द से जल्द उसको कंट्रोल कीजिए, कंटेन कीजिए। और ई का मतलब क्या आएगा फिर, इवैक्यूएशन। ई का मतलब हमेशा इवैक्यूएशन रहता है। अब हैशकैम कोड पर आपको क्या सवाल आता है, हैशकैम कोड जनरली पेट्रोल डीजल का पूछा जाता है आपको। उसके बाद ई का मीनिंग क्या रहता है वो भी आपको पूछा जाएगा, तो ये रट लेना, 1 2 3 4 रट लेना। ई का मीनिंग है इवैक्यूएशन, तो ये भी याद रखना। ओके, पेट्रोल और डीजल का आपको हैशकैम कोड पूछा जाता है। पेट्रोल का है 1203, डीजल का है 1202। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई इन 3YE एज पर हैशकैम कोड। तो ई का मतलब क्या आएगा, फिर इवैक्यूएशन आएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक इवैक्यूएशन रहेगा। तो मैं आपको सच बताऊं, आसान रहता है, ऐसा नहीं है आप ने अभी तक एग्जाम नहीं देखा है इसीलिए आपको लगता है, लेकिन ट्रस्ट में, यस, इट्स इजी। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल हमने देख लिया, EIP पैनल जो कि टैंकर पर रहता है। ठीक है, ये आप देखते हो। अगर कोई छोटा भी टैंकर रहेगा, ऑटो रिक्शा भी रहेगा जिसमें गैस सिलेंडर है, तो उसके आजू बाजू आपको ये सब EIP पैनल दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेम कार्ड्स। ठीक है, तो ट्रेम कार्ड्स क्या है, मैं आपको ट्रेम कार्ड का फॉर्मेट दिखा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड, ट्रेम कार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड उसका फुल फॉर्म है। ये हमेशा ड्राइवर के पास होना चाहिए अगर वो हजार्ड या फिर हजार्डस वेस्ट या फिर हजार्डस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी कंपनी उसको वेस्ट देगी, ट्रेम कार्ड उसके पास होना चाहिए। अब ट्रेम कार्ड में क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, कौन से टाइप का वेस्ट है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक्सपोजर हजार्ड क्या है, फर्स्ट एड का क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आग लगे तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, लीकेज हुआ, एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, एक्सप्लोजन हुआ तो फिर क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, एक्सपर्ट के नंबर रहते हैं जनरली, नाम, टेलीफोन, एड्रेस, तो ये सब रहता है। और यहाँ पर सील एंड स्टैम्प भी रहता है, डेट, प्लेस, ये ट्रिम कार्ड वहां पर होना चाहिए। जो भी ट्रांसपोर्टर हजार्डस वेस्ट या फिर हजार्डस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कर रहा है, तो ड्राइवर के केबिन में ये होना चाहिए। ओके, तो ट्रिम कार्ड का फुल फॉर्म वगैरह आप याद रखिएगा, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम उतने तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो मैंने आपको दिखाई है। नेक्स्ट है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ केमिकल, सेफ्टी मेजर, ट्रांसफर ऑफ केमिकल बाय पाइपलाइन। अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर, यस, हाँ, आप चैप्टर 1 का ये देखो, इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं हम ताकि आपको दे सके। चैप्टर 2 क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ स्टोरेज हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, क्यों करते हैं भाई, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, टू मिनिमाइज द रिस्क टू द पीपल, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट, इसलिए हम सही से स्टोरेज और हैंडलिंग करते हैं केमिकल्स को। दूसरा सवाल है, विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल हजार्ड, सेफ हैंडलिंग एंड इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर, टेक्निकल मैनुअल, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेफ्टी डाटा शीट, एम्प्लॉय हैंडबुक। तो इसमें से सेफ्टी डाटा शीट हमें इसका इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ केमिकल स्टोरेज व्हाट डज इनकम्पैटिबिलिटी रेफर टू। भाई केमिकल स्टोरेज जब हम करते हैं तो उसमें इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है द पोटेंशियल फॉर डेंजरस रिएक्शन व्हेन सर्टेन केमिकल्स कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। एग्जांपल, अगर दो हमने ऐसे केमिकल रख दिए कि जिनका एक दूसरे के साथ रिएक्शन हो सकता है, तब हम उसे इनकम्पैटिबल केमिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है इनकम्पैटिबिलिटी का। तो जनरली केमिकल प्लांट में या फिर फार्मा प्लांट में आप देखोगे, अगर मल्टीपल केमिकल स्टोर किया जाता है लैब में भी,
तो वहां पर इनकम्पैटिबिलिटी या केमिकल कंपैटिबिलिटी स्टडी की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि भाई आपने कोई दो केमिकल ऐसे तो नजदीक नहीं रख दिए कि जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, और जनरली इसका स्टडी आप फूड इंडस्ट्री में भी देखते, फूड प्रोसेसिंग में, कि वहां पर कोई टॉक्सिक चीजें तो नहीं है, टॉक्सिक केमिकल आपने एडिबल के साथ तो नहीं रख दिया, तो वो भी वहां पर देखा जाता है। नेक्स्ट, व्हाई इज प्रॉपर लेबलिंग ऑफ केमिकल कंटेनर इसेंशियल इन स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, प्रॉपर लेबलिंग केमिकल कंटेनर के ऊपर होना क्यों जरूरी है। अब जब शुरुआत में मैं जूनियर लेवल पर था, तब ऑडिट होते थे हमारे यहाँ। ठीक है, और मैं ऑपरेशंस में था तब, इनिशियल स्टेज में। मैं आपको मेरा ये बताता हूँ एग्जाम एक्सपीरियंस। तो वहां पर हम जब वाटर बॉटल अपने वर्क स्टेशन पर रखते थे, तो ऑडिट के पहले हमारा जो सुपरवाइजर था, ऑफिसर था, तो वो हमें इंस्ट्रक्ट करता था कि भाई आपके वाटर बॉटल पर ना लेबल कर लो। तो वो वो हर बार का, जब भी इंटरनल ऑडिट रहता, कस्टमर ऑडिट रहता, जो भी ऑडिट रहते हैं या स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो हमें ये कहता था कि भाई लेबल कीजिए आप आपका वाटर बॉटल जो है। तो मैं अपने सीनियर्स को पूछता था कि लेबलिंग क्यों करते हैं, वो तो हमें पता है ना कि ये तो वाटर बॉटल ही है, इसमें पानी है तो पीना ही है, वगैरह वगैरह। तो वो ऐसा कुछ सेटिस्फाइड आंसर नहीं देता था। तो मैंने एक ऑडिट के दौरान ये किया, लेकिन वो इंटरनल ऑडिट निकला, कि ऑडिटर को ये पूछा कि सर मुझे एक आपसे सवाल है कि आप ये हम जनरली रेगुलरली प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि वाटर बॉटल पर ड्रिंकिंग वाटर का लेबल हम लगा देते हैं, तो ये क्यों इसेंशियल, क्या आप आंसर दे पाओगे। तो वो हंसे और उन्होंने आंसर दिया कि देखो क्या होता है, कभी कभी लैब में बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जो कि वाटर की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, तो गलती से अगर किसी बॉटल पर या किसी कंटेनर पर अगर लेबल नहीं है, तो फिर हम वो क्या एज्यूम करेंगे, क्या वो ड्रिंकिंग वाटर है या फिर क्या वो HCl है, वो क्या है। नॉट ओनली द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, आप कोई भी केमिकल्स विदाउट लेबलिंग अगर कोई कंटेनर रहता है, तो उसमें हमें केमिकल या कोई भी चीज नहीं डालना चाहिए, जनरली लिक्विड जो कि ट्रांसपेरेंट हो या किसी भी कलर का हो। पहले लेबलिंग होता है, उसके बाद उसमें मटेरियल जाता है। आप समझ रहे हो। तो उसने आगे ये भी बताया कि लैब में भी एक थंब रूल है, लैब में ले लो या केमिकल प्लांट में ले लो, कि कंटेनर को जब तक लेबलिंग नहीं होते, चाहे वो छोटा सा बॉटल है या बड़ा ड्रम है, जब तक लेबल नहीं होता है, उस पर प्रिंटिंग नहीं होता है कि इसमें क्या डाला जाएगा, तब तक वो मटेरियल, वो केमिकल उसमें नहीं जाता है। तो इसलिए मैंडेटरी है। और गलती से कोई ड्रिंक ना कर ले कोई अलग केमिकल, तो जनरली आपने घर में भी देखा होगा कि उसने उसका भी एग्जांपल देखिए, बैटरी वाटर जो रहता है वो पानी की तरह ही और सेम बॉटल में आता है, सेम साइज का रहता है, तो गलती से अगर उसका प्लास्टिक का रैपर वगैरह अगर निकल गया बैटरी वाटर का, तो वो भी ड्रिंक कर सकते हैं। तो इसलिए वो लेबलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं। आगे प्रॉपर लेबलिंग इसलिए भी जरूरी है टू इंश्योर सेफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल एंड देयर हजार्ड्स। Which class of the chemical poses the greatest fire risk and should be stored away from the open flames and heat sources? तो फ्लेमेबल लिक्विड यहाँ पर ग्रेटेस्ट फायर रिस्क, और उन्हें हम ओपन फ्लेम और हीट सोर्स से दूर रखना चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज द क्रिटिकल सेफ्टी कंसिडरेशन व्हेन लोडिंग एंड अनलोडिंग केमिकल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, अवॉइडिंग स्पिल एंड लीकेजेस। नंबर 7, ड्यूरिंग द केमिकल ट्रांसपोर्टेशन व्हाट डज EIP ऑफ द व्हीकल इंडिकेट। हाँ, EIP का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल। अगर आप राइट कर रहे हो तो लिख लीजिए, EIP का मतलब है इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल। तो वो केमिकल या फिर कोई भी डेंजरस गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसके व्हीकल में 3 डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, और जिस जिस व्हीकल में EIP इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल रहेगा, उसका मतलब यह है कि ये व्हीकल का इस्तेमाल हजार्डस मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। नेक्स्ट है विच प्रोटेक्ट, नंबर 8, विच प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज क्रूशियल फॉर पर्सनल इन्वॉल्विंग केमिकल लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशंस। तो कौन कौन से PP यहाँ पर होने चाहिए, सेफ्टी गॉगल, ग्लोव्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, और ऑप्शन देखिए यहाँ पर, कॉकटेल ग्लासेस, ऑफिस अटायर, सनस्क्रीन, लोशन। तो क्या आप में से चुन नहीं सकते, दैट्स सिंपल। What should be in place at chemical loading and unloading areas to handle potential chemical spills or leaks? So, spill containment and cleanup equipment.
During the chemical transportation, what does EIP of a vehicle refer to? पता है आपको? When receiving chemicals, what information should be carefully checked to ensure accuracy and compliances? Shipping documents, label, and safety data sheet. Yes. In the safe storage of handling of chemical, what does ventilation help to achieve? Ventilation से क्या होता है कि एक्सपोजर जो hazardous fumes वगैरह है तो वहां पर वो बाहर डाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। सेकंड, एयर सर्कुलेशन से एयर का क्वालिटी भी मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी आपको शेयर किया जाएगा, डोंट वरी, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को पूछूंगा, उसके बाद हम यहाँ पर आज का क्लास क्लोज करेंगे। राकेश जी, यस, एनी क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग राकेश, बोला। सर हमारा पेट्रोलियम और क्या केमिकल सेफ्टी के बारे में बात चल रही थी, तो थोड़ा सा Okay. सर आप ब्रीफ करते तो अच्छा होता पेसो के बारे में सर। ओके, कोई है जो पैसों के साथ डील करता है? मुझे बताइए जरा, पैसों के साथ लाइजनिंग वगैरह करता है अपने बैच में से? क्योंकि पैसो एक सर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स का एक स्टैंडर्ड बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो उसके बारे में तो बताऊंगा मैं, लेकिन जो लोग डे टू डे बेसिस पर डील करते हैं या फिर पैसों के लाइसेंस वगैरह उनके पास है, उनके साथ कंप्लायंस करते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या अपने यहाँ? ओके जी, बिलिम जी बोलिए। पेसो है अपना जो ABC क्लास का अपना जो लिक्विड आता है, उसको जो हाँ, पेट्रोलियम और हाइड्रो कार्बन कंटेंट रहता है उसके लिए स्टोरेज के लिए परमिशन के लिए पेसो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से लाइसेंस करेक्ट, वगैरह लेना पड़ता है। यस, थैंक यू। और कुछ इंफॉर्मेशन? और अपना जो उसका जो 5 साल का लाइसेंस वगैरह रहता है तो वो रिन्यू करवाना पड़ता है और यस, उसका जो कंप्लायंस है वो सब फॉलो करना पड़ता है, फेंसिंग लगाना, सेफ्टी वाल लगाना, ब्रेडर वाल लगाना, और उसका जो टैंक वगैरह रहता है उसको एंडोर्समेंट करवाना और आई स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको इंस्पेक्शन होना चाहिए और टेस्ट सर्टिफिकेट होना। और ABC क्लास जो रहता है जो लेस देन 20% फ्लेस पॉइंट रहता है 20 डिग्री, तो ये क्लास में आता है। और 63% के परसेंटेज अपना 20 to 63 डिग्री टेम्परेचर के अंदर फ्लेस पॉइंट रहेगा, वो B क्लास में, और 63 से अब अपर रहेगा 93 तक, तो C क्लास में ये क्लासिफिकेशन रहता है। और उसमें थैंक जो यू, गैसेस और टॉक्सिक गैसेस वगैरह रहता है उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है। ओके। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। व्हाट इज पेसो? तो पेसो का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो पेसो क्या करता है, और ये पेसो आगे मैं उसका बताऊंगा कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। सबसे पहले पेसो जब था, पेट्रोलियम तो उसके बाद में ऐड किया गया उसमें, पहले वो सिर्फ एक्सप्लोजिव जो चीजें थी, ठीक है, तो उस पर ही वो रेगुलेट करने वाली एक बॉडी थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इस पर ये चलता है। तो पेसो जो है ये क्या है? पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे पुराना नाम था उसका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स। अब ये पेट्रोलियम और जो पेसो है वो क्या करता है? पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव जो चीजें हैं उसको रेगुलेट करता है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करना हो, चाहे उसको बेचना हो, या फिर उसके जो भी आउटलेट्स है, जैसे कि गैस स्टेशन ले लीजिए, मतलब पेट्रोल पंप्स ले लीजिए, ठीक है? तो पेट्रोल पंप को भी लाइसेंस लेने तो आपको पेसो के पास ही अप्लाई करना पड़ता है और पेसो ही वहां पर लाइसेंस तो देता है। नेक्स्ट, अगर प्रतीक सर जी, मी आपके प्लांट में, यस बोलिए। प्रतीक सर जी, मी चॅट मध्ये दिले तर बरोबर आहे का? मोस्टली यूज बाय मैन, यस यस। देखो उसको मैं कहता हूँ ना, बराबर आहे मनोज जी तुमचं, की तुम्हाला जे, आणि हा LPG मॅनिफोल्ड युनिट साठी पण तुम्हाला तेच देणार, पेसोच देणार लायसन्स, ठीक आहे? हे पण सांगतो, आणि तुम्हाला सबमिट करावं लागणार आहे ड्रॉइंग ऑब्व्हियसली पेसोकडे, पेसो तुमचं ऑडिट वगैरे करणार आहे। म्हणजे पेसो इज अ बॉडी टू रेग्युलेट पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स मटेरियल्स या फिर एक्सप्लोजिव गुड्स, राइट? वट एवर फॉल अंडर दैट कैटेगरी, पेट्रोलियम एक्ट या एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर जो भी
मटेरियल्स आता है वो सबको रेगुलेट करने वाली कौन सी बॉडी है? पेसो है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कौन कौन से ऑपरेशंस या कौन कौन सी चीजें ये करती है, रेगुलेट करती है? नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग या फिर आप रिफाइनिंग कह दो पेट्रोलियम चीजों का, जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह जो भी उसमें आता है, तो इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी है पेसो। अब मुझे अगर रिफाइनरी डालना है तो भी मुझे पैसों से लाइसेंस लेना है, मुझे पेट्रोल पंप डालना है तो भी मुझे पैसों से ही लाइसेंस लेना है, वो ही मुझे क्या देगी? परमिशन देगी। तीसरा, अगर मुझे मेरे यहाँ पर डीजल का स्टोरेज करना है बल्क क्वांटिटी में, तो भी मुझे पैसों से ही लाइसेंस लेना, उनका गाइडलाइन है, जैसे कि 1000 लीटर से ज्यादा अगर आपको रखना है तो फिर पैसों का लाइसेंस लेना पड़ेगा। नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग हो गया, नंबर 2 स्टोरेज हो गया, नंबर 3 सेल करना है, मुझे पेट्रोल, डीजल या जो भी पेट्रोलियम या एक्सप्लोजिव चीजें हैं अगर वो सेल करना है तो भी मुझे पैसों से ही लाइसेंस लेना पड़ेगा, याद रखना। तो ये सब पैसों ये करती है, नंबर 1 आपको लाइसेंस देती है, उसके सेफ्टी का जो भी है वो भी गाइडलाइंस वगैरह यही प्रोवाइड करती है। और अगर आप देखोगे तो इसकी एक रिलेटेड बॉडीज भी है स्टैंडर्ड्स बनाने वाली। जनरली अगर आप देखोगे तो OISD सुना होगा आपने शायद, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट आपने सुना होगा, लेकिन वो अलग मिनिस्ट्री का है, ठीक है। तो पेसो और OISD ये अलग अलग हैं, क्योंकि OISD जो है वो पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और दूसरा पेसो जो है वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो दोनों का मिनिस्ट्री अलग है, लेकिन दोनों के अंदर अगर आप एक कॉमन चीज देखोगे तो OISD क्या करती है? एक स्टैंडर्ड बनाती है, सेफ्टी के जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं ऑयल से रिलेटेड, मतलब पेट्रोल डीजल जो भी है ऑयल से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो ये बनाते हैं, ओके। और पेसो एक लाइसेंस देती है उसको मैन्युफैक्चर करने का, उसको बेचने का, उसको स्टोर करने का, ओके। और ये पुराना उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव, मतलब एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट के नाम से ये जाना जाता था। तो पेट्रोलियम एक्ट अगर आप देखोगे तो उसका ये मेन एक्ट है, पेसो उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद एक्सप्लोजिव्स रूल है, गैस सिलेंडर रूल्स है, SMP भी आपने सुना होगा, स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल रूल्स 1981 में जो था वो भी यही रेगुलेट करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट हमने पढ़ा था, अमोनियम नाइट्रेट रूल्स, तो वो भी ये रेगुलेट करता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट ले लीजिए तो ये एक्सप्लोजिव है। पेट्रोलियम एक्ट कैल्शियम कार्बाइड रूल्स हो गया। उसके बाद सिनेमेटोग्राफिक का रूल जो है, क्योंकि सिनेमाज में जनरली एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप देखोगे बैकग्राउंड वगैरह में तो वहां पर चिंगारी वगैरह दिखाने के लिए सिनेमाज में ये इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए सिनेमेटोग्राफिक रूल्स भी यही लोग रेगुलेट करते हैं, याद रखना। आई होप यू द आंसर के पेसो क्या है अभी आपको पता चलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग का, स्टोरेज का और सेल का ये लाइसेंस देते हैं, और ये सारे जो एक्ट है ये लोग रेगुलेट करते हैं, और मिनिस्ट्री अलग अलग है, ये भी याद रखना, ओके। और कोई क्वेश्चंस है? शैल वी कंक्लूड? और हाँ, एज आई कमिट के नेक्स्ट अपकमिंग वीक में, नेक्स्ट वीक में आपको ये सब डेटा मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू यस, सो मच। और हाँ, कुछ स्टूडेंट का मुझे मैसेज आता है कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF दीजिए। देखो मैं आपको सभी क्वेश्चंस का ये जो इस तरीके से जो दिखा है तो वो PDF तो देने वाला हूँ, लेकिन आप जो भी पुराने क्लासेस के वीडियो है वो देखिए। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि सर हमें एक्ट डाउनलोड करना नहीं आता। आप मेरे पहले 2-3 वीडियोस देखिए, तो उसमें आपको दिख जाता है कि किस तरीके से वीडियोस या फिर एक्ट्स मैंने बताया है किस तरीके से डाउनलोड करना है, इंडियन स्टैंडर्ड किस तरीके से डाउनलोड करना है, ये आपको दिख जाता है वहां पर। पूरा वीडियो देखिए, पेशेंस रखिए, आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। कल छुट्टी है, टाइम निकालिए, देखिए वो सारे वीडियोस। उसमें क्लासेस के दौरान ही मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। अगर मैं आपको कहूँ क्या, आपने बस वो सारे वीडियोस भी देख लिए ना तो भी आप आराम से पास हो जाते हो, पासिंग से अच्छे ग्रेड्स आपको मिलेंगे। बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बस वो पूरा वीडियो देख लीजिए, सारे के सारे वीडियोस, दैट्स इट। और सबका लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। यस बलिराम जी, अगर नहीं भी है तो भी सेम चैनल है, आप प्रीवियस डेट का देख सकते हैं वहां पर वीडियो। हाँ बलिराम जी सर बोलिए। पिछला वीडियो भी सर भेजे नहीं है सर अभी। क्या क्या भेजा नहीं है? ये
संडे का जो क्लास हुआ उसका वीडियो नहीं आया सर। थोड़ा एक सर सेकंड। जल्दी भेज देते हैं तो जो हम लोग तो देखते हैं ना सर, रिव्यू करते हैं, फिर थोड़ा वीडियो मिलता है तो उसमें बहुत काफी सारे हेल्प मिल जाता है। ओके ओके, लास्ट इसका आया नहीं है ऐसा? जी सर, सैटरडे एक वाला आया संडे को, लेकिन संडे वाला भी नहीं आया। ठीक है, देखो मैं आपको चलेगा, मैं आपको शेयर कर देता हूँ अगर नहीं शेयर किए है तो, ठीक है। ओके सर। यस यस, लेट मी चेक कि मैंने 2 तारीख को था ना वो तो। यस सर। ओके चलेगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, और हाँ, आप सभी को ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, उससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। एग्जाम आते जाते रहेंगे, आप सभी अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन बात यह है कि आपको नॉलेज मिले और वो इन्फॉर्मेशन आप आपके प्लांट में इम्प्लीमेंट कीजिए, खुद इंफॉर्मेशन लीजिए और दूसरों को सेफ कीजिए प्लीज। वर्कर को बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको सच बताऊं क्या, आप जो सेफ्टी का काम करते हो दूसरों को सुरक्षित करने के, ये पुण्य का काम है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा। किसी की जान बचाना है, किसी को चोट लगने से बचाना है, कितना अच्छा काम है। मैं वही कह रहा हूँ इसलिए, एंड थैंक्स टू यू कि आपके वजह से, आप सभी की वजह से वहां पर इंडस्ट्री में जो वर्कर है उनको चोट नहीं लग रही है, सही से काम हो रहा है, मैनेजमेंट का भी बेनिफिट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच एंड यस, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, आप इसी तरीके से ग्रो करते रहिए। एंड यस, गुड इवनिंग, ओके, बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय, गुड नाइट यस, थैंक यू ऑल। सर, गुड नाइट। यस। थैंक यू।